ये सबसे बड़ी टेंशन आज के समय में पैसा, रुपया, धन ही है। ज्यादातर लोग यही सर्च कर रहे हैं फिलहाल। हर व्यक्ति इसी के बारे में चर्चा कर रहा है। क्या सुख देने वाला ग्रह अलग होता है, पैसे देने वाला ग्रह अलग होता है? हाँ, चंद्रमा अच्छा है तो सुख देगा, शुक्र अच्छा है तो सुख और धन दोनों देगा। धन के लिए कारक कौन है? शुक्र। और वो जो अचानक से धन मिल जाता है, गड़ा खजाना मिल जाता है, ये कैसे होता है? किसी का अगर आठवां भाव बहुत अच्छा है, यानी उसमें अच्छे ग्रह बैठे हैं और कुंडली में राजयोग बनता है, तो ये होता है। अच्छा, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें योग्यता से ज्यादा मिलता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी योग्यता बहुत अच्छी होती है, पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छे हैं, अच्छी पर्सनालिटी है, लेकिन उस हिसाब से उनको फल नहीं मिल पा रहा होता है। इसके पीछे क्या वजह है? भाग्य, नवा भाव। एक ही समय में दो बच्चे एक ही जगह जब पैदा होते हैं, उनकी तो ग्रहों की स्थिति बराबर होगी, कुंडली एक होगी। तो ये जो बड़ी सी बिल्डिंग खड़ी है, इसमें भी उस बच्चे का जन्म ठीक उतने बजे हुआ, वो राजा, और उसी के पीछे वाली जो झोपड़ी रहती है, वहां ठीक उसी समय जब कोई बच्चा पैदा हुआ तो वो गरीब। फिर एक ही कुंडली होते हुए ये कैसे होता है? ये इसलिए होता है, हर व्यक्ति अपना प्रारब्ध, अपना संचित साथ लेके आता है। अगर संचित अच्छे हैं तो सौभाग्य, बुरे हैं तो दुर्भाग्य। पैसे को लेके किए जाने वाले जो उपाय हैं, वो क्या जब दरिद्रता आने लगे तब करना चाहिए? एक बार ग्रह का प्रभाव बुरा शुरू हो गया तो उसे टालना कठिन होगा। शुक्र को मजबूत करने के अलावा भी क्या धन प्राप्ति के लिए कोई दूसरे उपाय होते हैं? बृहस्पति। राजयोग के अलावा भी क्या योग होते हैं? राजयोग के अलावा भी बहुत सारे ऐसे योग हैं। ये जो बुरे कर्मों से धन आता है, इसके लिए भी कोई ग्रह है जो कारक है कि भाई ये अगर खराब होगा तो बुद्धि फिर ऐसी होनी है? हाँ, राहु शनि का प्रभाव चंद्रमा पे आएगा तो बुद्धि खराब करेगा। धन, संपत्ति, यश, कीर्ति, सम्मान, कुछ ऐसा है जिससे इन सब की प्राप्ति हो सके? हाँ। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। बहुत स्वागत है आप सभी का चिंतामणि एसकेटी पॉडकास्ट आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ शालिनी कपूर तिवारी। एक बहुत बड़ी चिंता जो सांसारिक है वो है धन की, माया की, पैसे की। अक्सर ही आपके मन में सवाल होता होगा कि कभी तो पैसों की बारिश हो जाती है और कभी उसी व्यवसाय को, व्यापार को, धंधे को करते हुए क्यों नुकसान होना शुरू हो जाता है। जब स्ट्रैटेजी वही है, काम पूरा दिल लगाकर कर रहा हूं, तो क्या वजह है कि मुनाफा नहीं हो रहा है? वो कौन से ग्रह हैं जो इसके कारक हैं? और क्या उसी ग्रह के रुष्ट हो जाने से ही तो कहीं ये सब कुछ नहीं हो रहा है? बस इसी के ऊपर आज हम करने वाले हैं चर्चा। मतलब कुल मिलाकर ये पॉडकास्ट पैसे वाला रहेगा। तो इस पैसे वाले पॉडकास्ट में हमारे साथ आज जो गुरुजी हैं, आप कई बार उन्हें देख चुके हैं, मेरे साथ भी, और वैसे भी प्यार से आप सभी उन्हें एस्ट्रो अंकल कहते हैं। तो अंकल आज आपको बताने वाले हैं कि कैसे पैसा बरसने वाला है आपके जीवन में। हमारे साथ पॉडकास्ट में पवन सिन्हा जी जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है गुरुजी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। ये सबसे बड़ी टेंशन आज के समय में पैसा, रुपया, धन ही है, ऐसा आप मानते हैं? मतलब मुझे तो ऐसा लगता है पॉडकास्ट देख के कि ज्यादातर लोग यही सर्च कर रहे हैं फिलहाल। हर व्यक्ति इसी के बारे में चर्चा कर रहा है। बहुत थोड़े से लोग हैं जो ये चर्चा करते हैं कि मेरा बच्चा अच्छा कैसे निकले, मेरा स्वास्थ्य अच्छा कैसे हो। जिसको देखो वो पैसे की बात कर रहा है, और लोग ये कहते हैं कि पैसे से ही सॉल्यूशंस मिलते हैं। मैं ये कहता हूँ पैसे से कभी भी व्यक्ति सुख नहीं खरीद सकता, सुविधाएं खरीद सकता है। बड़े बड़े पैसे वाले लोग हैं जिनके मन में, घर में बिल्कुल शांति नहीं है, फिर वो रोते हैं, फूट फूट के रोते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं। तो धन आ गया, सुख चला गया, चैन चला गया, शांति चलेगी तो क्या फायदा? हाँ। तो लेकिन लोगों की आजकल इसी में ज्यादा रुचि है कि धन कैसे आएगा। ये बड़ी अच्छी बात आपने बताई, क्योंकि धन होते हुए भी उसको भोग पाना ये सबके नसीब में नहीं होता है। आपके पास पैसा है लेकिन शरीर साथ नहीं दे रहा है तो आप व्यंजन नहीं खा सकते, पकवान नहीं खा सकते। तो क्या सुख देने वाला ग्रह अलग होता है, पैसे देने वाला ग्रह अलग होता है? हाँ, देखिए, अगर किसी का चंद्रमा पॉजिटिव है तो उस व्यक्ति के मन में संतोष होगा। और श्री कृष्ण भी कहते हैं ना कि मन में संतोष रखो, जो नहीं है उसे पाने की कोशिश करो,
जो आ गया है उसे संभालने का प्रयत्न करो, योगक्षेमम व्यायामम। तो इस प्रकार से अपना जीवन चलाते रहो, लेकिन उसका तनाव तब तक मतलब जब तक की स्थिति बहुत खराब ना हो जाए। कुछ लोग हैं जो कर्ज नहीं चुका पा रहे, जो रोटियों को मोहताज हो रहे हैं, बच्चों की फीस नहीं दे पा रहे, उन लोगों के लिए तो है चिंता की बात। उन लोगों के लिए हम उपाय भी ज़रूर बताएं आज, लेकिन बाकी लोगों को तो कोई ऐसी ज़रूरत है नहीं, वो क्यों ज़्यादा टेंशन लेते हैं। तो चीज़ें अपने आप चलती हैं। तो चंद्रमा अच्छा है तो सुख देगा, शुक्र अच्छा है तो सुख और धन दोनों देगा। धन से सुख नहीं आता, हाँ एक निश्चित स्थिति तक धन होना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब देखिए ना, दुनिया में कितने ऐसे लोग हैं जिन पे बहुत धन था, दुनिया के रिचेस्ट लोगों में से एक थे, लेकिन जब समय आया और उन्हें सुख की वैल्यू पता चली, शांति की वैल्यू पता चली, सब छोड़ दिया। कितने ऐसे, गौतम बुद्ध है विदेश में अभी, मैं उनका इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो उनका नाम भूल रहा हूँ, उन्होंने सारा पैसा समाज की सेवा पर खर्च करना शुरू कर दिया। बिलियंस ऑफ रुपीस उन्होंने खर्च कर दिए। तो जब व्यक्ति उसकी वैल्यू समझता है सुख की, तो फिर उसके लिए बाकी सब चीज़ें नगण्य हैं। धन एक माध्यम है, धन उद्देश्य नहीं है, अंत नहीं है। तो जैसे ही धन माध्यम है, बस वैसे ही ठीक है। उसके ज़्यादा यदि हम धन करेंगे तो फिर नुकसान हो जाएगा। ये तो मुझे समझ में आया कि हाँ, सुख के लिए और संतोष के लिए चंद्रमा कारक है। जी हाँ, वो अगर अच्छा है तो फिर संतोष रहेगा मन में, फिर जितना भी धन होगा उसमें आप सुखी रहेंगे। हाँ। लेकिन ये फिर धन के लिए कारक कौन है? शुक्र। शुक्र अच्छा है, हाँ। बृहस्पति अच्छा है तो व्यक्ति पर खूब धन आता है। बृहस्पति धन कठिनाई से देता है, धीरे धीरे देता है, लेकिन देता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है धन आता जाता है और धन रुकता बचता भी है। शुक्र में क्या है कि अगर शुक्र बहुत पॉजिटिव है तब तो ठीक है, धन आएगा और रुकेगा, नहीं तो धन आएगा और व्यक्ति उसका मैनेजमेंट ठीक नहीं कर पाएगा, तो वो ऐसी जगह उसको खर्च करने लगेगा कि जब आगे जाकर कभी उसको धन की ज़रूरत पड़ी तो धन नहीं होगा। तो शनि भी धन का कारक है, सुख का कारक है। तो लोगों का यदि शनि अच्छा है तो धन धीरे धीरे आएगा, मुश्किल से आएगा, लेकिन जो आता जाएगा वो रुकता जाएगा और मल्टीप्लाई होता चला जाएगा। ये ज़्यादा ज़रूरी है। हाँ। तो इस प्रकार से हमें ये देखना चाहिए। बृहस्पति, शुक्र और शनि ये तीन ऐसे ग्रह हैं जो धन देते हैं, धीरे दें या तेज दें, और वो धन रुकता भी है, उसे खर्च नहीं कर देते वो। जैसे शुक्र की क्या आदत है, अच्छा खासा घर है उसे तोड़वा लेंगे, अच्छा, और खूबसूरत रेनोवेट कराएंगे, रेनोवेशन होना चाहिए। सोफा अच्छा खासा है, सुंदर भी है, नहीं और बढ़िया होना चाहिए, उसमें लाखों रुपए फूंक देंगे। बृहस्पति और शनि ये कभी नहीं करेगा। जो है सो अच्छा है, इसे साफ सुथरा रखेंगे हम, ये सुंदर लगने लगेगा। तो जो पैसा है इसे हम बचा लेंगे, ये उसके अंदर टेंडेंसी होती है। और वो जो अचानक से धन मिल जाता है, गड़ा खजाना मिल जाता है। अभी तो मैंने सुना किसी ने अपने घर को खुदवाया था, उनको नया बनवाना था, तो अंदर से एक घड़ा निकला। मुझे नहीं पता कितना सच है कितना झूठ है, ये कैसे होता है? अष्टम भाव, किसी का अगर आठवां भाव बहुत अच्छा है, यानी उसमें अच्छे ग्रह बैठे हैं और अच्छे भाव से उसका संपर्क होता है और कुंडली में राजयोग बनता है, तो ये होता है। उसको अचानक कहीं से धन मिलेगा। जैसे मैं आपको बताऊं, मैंने बहुत वर्ष पहले अपने एक जानने वाले को बोला था कि तुम्हारे भाग्य में किसी की मृत्यु से लाभ लिखा है, अष्टम भाव को देखते हुए बोला था। हाँ। तो उसको बड़ा अजीब सा लगा। वो अपने ताया जी को बड़ा प्यार करता था, ताऊ जी को। तो क्या हुआ,
वो बहुत अमीर नहीं थे जैसा वो मुझे बताता था, लेकिन जब उनकी मृत्यु हुई और उनकी वसीयत पड़ी, क्योंकि उनका कोई और था नहीं, उन्होंने विवाह नहीं किया था, तो जब उनकी वसीयत पड़ी तो अपनी सारी चीज़ें इनको दे गए, मेरे मित्र को दे गए, और वो उस वक्त के हिसाब से लाखों में धन था, पता नहीं कहा था। तो उनकी मृत्यु से इनको फायदा हुआ। ऐसे योग कुंडली में होते हैं। अष्टम नवम का जब एक अच्छा कॉम्बिनेशन बनता है कुंडली में, तो इस प्रकार के योग बनते हैं। या फिर अष्टम का, तृतीय का, एकादश का जब भी कॉम्बिनेशन बनेगा तो भी ऐसे योग बनते हैं। अष्टम का दूसरे भाव के साथ यदि कोई ऐसा अच्छा कॉम्बिनेशन बनेगा जो राजयोग फॉर्म करता हो, तो भी ऐसे योग बनते हैं। लेकिन मैं चाहती हूँ आप साथ के साथ ये अपील भी कर दें व्यूवर्स से कि कोई आके अगर बोले कि तुम्हारा अष्टम भाव अच्छा है, तुम ये इस जगह खुदवा लो गड्ढा वहाँ करा। हम रोज ऐसी खबरें देखते हैं कि भाई लूट के सब चले गए, बहुत दक्षिणा ले ली और बेवकूफ बनाया। तो ये आप अपील साथ के साथ कर दीजिए। हाँ, मैं इसमें ये चीज कहूंगा कि ये जो भी धन होता है, ये फैक्ट है कि ये जो धन होता है ये अपने आप ही आता है। मैं उसके लिए अगर स्पेशली कोई खुदाई करूंगा या कोई लुटाई करूंगा या सिर्फ अपने घर के बुजुर्गों को ये देखता रहूंगा ये कब मरे ये कब मरे, तो उससे नहीं होगा कुछ भी। ये मैं स्पष्ट कह रहा हूँ, ये अपने आप होगा, होना होगा तो अपने आप होगा, अदरवाइज ये नहीं होगा। तो ऐसा कोई भी जोखिम आप लेने की कोशिश मत कीजिएगा कि आप अपने घर के बुजुर्गों का बुरा चाह रहे हैं या घर खोद के डाल दिया, दीवारें तोड़ के डाल दी, उससे आए ये समझ नहीं। वो हो सकता है तीसरी किसी जगह से आ जाए, ये नहीं कह सकते ना। हम तो ये कहेंगे अचानक बड़ी धन प्राप्ति, अब वो कहाँ से होगी ये थोड़ी पता है। तो आप उसका सिर्फ वेट करें, होगा, और जब भी होगा अचानक होगा, अपने आप होगा, आपको पता भी नहीं होगा। अच्छा, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जिन्हें योग्यता से ज़्यादा मिलता है। अगर मैं उदाहरण के तौर पे बोलूँ तो नौकरी जैसे हो गई, उनकी जितनी योग्यता है उससे बहुत अच्छी और बहुत अच्छा पैकेज उन्हें मिलता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी योग्यता बहुत अच्छी होती है, पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छे हैं, अच्छी पर्सनालिटी है, लेकिन उस हिसाब से उनको फल नहीं मिल पा रहा होता है। इसके पीछे क्या वजह है? भाग्य, नवा भाव, भाग्य पक्ष जिसका भी कमजोर होगा उसको उसकी योग्यता के अनुसार नहीं मिलेगा। भाग्य पक्ष जिसका जितना मजबूत होगा उसको उसकी योग्यता से अधिक मिलेगा, एक बात। दूसरी बात है बृहस्पति, शुक्र और चंद्रमा का कॉम्बिनेशन यदि किसी भी व्यक्ति की कुंडली में बनता है और अच्छे तरीके से बनता है, कॉम्बिनेशन खराब भी होते हैं ऐसा नहीं है, तो अच्छे तरीके से बनता है, तो ऐसे व्यक्ति को ईश्वर की कृपा से बहुत कम जानने के बाद भी बहुत रिकॉग्निशन प्रभु देते हैं। उसकी बहुत कम मेहनत के बाद भी उसको बहुत रिकॉग्निशन मिलता है, धन भी बहुत ज़्यादा मिल जाता है। तो ये मतलब मोटे मोटे ये दो कॉम्बिनेशंस ऐसे हैं जिसके चलते व्यक्ति को लाभ होता है। अब ये थोड़ा ट्रिकी वाला है। अगर नवम भाव ही ये डिसाइड करता है, या जो ग्रह स्थिति आपने बताई अगर वो डिसाइड करता है, तो एक ही समय में दो बच्चे एक ही जगह जब पैदा होते हैं, उनकी तो ग्रहों की स्थिति बराबर होगी, कुंडली एक होगी। तो ये जो बड़ी सी बिल्डिंग खड़ी है, इसमें भी उस बच्चे का जन्म ठीक उतने बजे हुआ, वो राजा, और उसी के पीछे वाली जो झोपड़ी रहती है वहां ठीक उसी समय जब कोई बच्चा पैदा हुआ तो वो गरीब। फिर एक ही कुंडली होते हुए ये कैसे होता है? ये इसलिए होता है, हर व्यक्ति अपना प्रारब्ध, अपना संचित साथ लेके आता है। अगर संचित अच्छे हैं तो सौभाग्य, बुरे हैं तो दुर्भाग्य, और जितना अच्छा संचित है उतना ज़्यादा सौभाग्य, जितना बुरा संचित है उतना ही ज़्यादा दुर्भाग्य। यहाँ फर्क पड़ता है क्योंकि हम पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं और वहाँ से हमें उत्तर भी मिलते हैं। तो ये सबसे बड़ा उसका कारण है कि कोई व्यक्ति, और ये रिवर्स भी हो सकता है, झोपड़ी वाला कल को राजा बन जाए और जो बड़े महल में रह रहा है वो रंक बन जाए। तो ये इस वजह से होता है कि व्यक्ति संचित कितने लेके आया है। इतने अच्छे संचित हैं किसी के और वो पढ़ता चला जा रहा है, उसको मदद भी मिल गई, उसको ये भी हो गया और
उसने अपनी पढ़ाई भी अच्छे से पूरी की, कोई बड़े पद पर चला गया और राजा जैसा हो गया। तो ये इस वजह से ये रहता है। तो कुंडली तो एक है, लेकिन माता पिता अलग है, डीएनए अलग है उसका। नहीं, पर आप लोग भविष्यवाणी कैसे करते हैं? क्योंकि उस कुंडली में तो दिखाई दे रहा है कि नवा भाव अच्छा है, शुक्र की स्थिति अच्छी है, ग्रहों की स्थिति अच्छी है। तो ये बड़ा चैलेंजिंग, मतलब अगर किसी को मालूम नहीं है कि जातक कौन है और वो कुंडली में दिखाऊं किसी को, तो क्या ये बहुत चैलेंजिंग नहीं हो जाएगा? कैसे पता चलेगा? देखिए, अब लोगों का अपना अपना देखना है, लेकिन मैं जब कभी देखता हूँ, वैसे तो मैं कुंडली वगैरह नहीं देखता, मुझे पढ़ाने में बताने में ज़्यादा मज़ा आता है, तो कुंडली में नहीं देखता। लेकिन अगर मैं देखूँ तो मैं उसका पंचम, एकादश, लग्न और अष्टम ये भाव पहले देखूंगा कि ये संचित कितना लेके आया है। पहले मैं यही देखूंगा, ये संचित कितना लेके आया है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमने प्रेडिक्शन की राजयोग है, राजयोग मिल गया, लेकिन उसकी अल्पायु में मृत्यु भी हो गई, राजयोग को भोग ही नहीं पाया। तो ये भी चीज़ें देख लेनी चाहिए कि उसकी आयु ठीक ठाक है कि नहीं है, तो उसके लिए भी अष्टम भाव हो गया। तो ये पहले देख लें हम, उसके बाद प्रेडिक्शन करेंगे तो हमारे प्रेडिक्शन पर सही आएंगे और दोनों में डिफरेंस भी आएगा। अब चूंकि हम धन की बात कर रहे हैं, तो और वो वाली बात भी कि जी गुरु जी इसका उपाय बताइए, तो जितने उपाय होते हैं उसमें कुछ कुछ टोने टोटके जैसे भी समझ में आते हैं कि भाई तेज पत्ते के ऊपर ये लिख लो या तकिया के नीचे ये दबा दो, तो ये काम करता है? धन इससे कैसे आएगा? लोग कहते तो हैं कि छप्पर फाड़ के धन आ जाएगा। अब ये उपाय कर लो आज रात 11 बजे से 11:30 के बीच में, और आप देखना हफ्ते भर में धन टूट के गिर पड़ेगा। हाँ। मैंने तो ऐसा कभी होते हुए देखा नहीं। और मुझे अगर मैं ज्योतिष को क्योंकि विज्ञान मानता हूँ, तो तकनीक शब्द का इस्तेमाल करूँगा, तो टेक्निकली भी मैंने इसको कभी सत्य नहीं पाया। बहुत सारे लोग कहते हैं शुक्र को अच्छा करने के लिए शराब का सेवन कर लो। अब देखिए, ये तो मतलब कोई तरीका थोड़ी है शुक्र को अच्छा करने के लिए। और बहुत सारे सात्विक उपाय हैं, क्यों हमें घर को बर्बाद करने की सलाह दे रहे हैं? तो अगर हम ये उपाय करते हैं तो उससे लाभ होगा, लाभ तो होगा, लेकिन अब ये पत्ता रखने से या बेलपत्र चढ़ा देने से कितना लाभ होगा ये तो नहीं कहा जा सकता। भक्ति से लाभ होगा ये 100% कह सकता हूँ मैं। ध्यान साधना से लाभ होगा ये भी मैं 100% कह सकता हूँ। लेकिन इस प्रकार से कि आपने जीवन में कुछ किया नहीं, लेकिन जब कोई ख़ास दिन आया तो आप फला उपाय कर दीजिए, पास हो जाएंगे, ये हो जाएगा, ये सब मुझे नहीं लगता कि सत्य है। तो आपने कहा कि शुक्र को ठीक करने के बहुत से सात्विक उपाय भी होते हैं, ये फिर उपाय कौन से हैं? देखिए, बहुत सरल सी बात है। 8 वर्ष से छोटी जो ऐसी कन्याएं हैं जो निर्धन हैं, उनकी मदद करिए, किसी भी रूप में करिए, वस्त्र दीजिए, भोजन दीजिए, और बड़े विनम्र भाव से। ऐसे नहीं चल वहाँ बैठ, ऐसे नहीं, बहुत ध्यान से, उनका बहुत ख्याल रखते हुए, क्योंकि जो दान लेता है वो बड़ा है, क्योंकि वो हमारी मुसीबतें ले रहा है। हाँ। तो इसीलिए हमें उसको बहुत आदर सम्मान देना है। ठीक है ना? तो ये ध्यान रखते हुए और आप उपाय कीजिए। 8 वर्ष से छोटी कन्या का। दूसरी चीज क्या है? चावल, चीनी, दूध, इसका दान कर दीजिए। वो अपने आप, चाहे वो खीर बनाए या कुछ और करे, ये वो जाने। तीसरा इसका जो उपाय है, सरपोखा की जड़ को गले में धारण करें। ये बहुत काम करेगी, शुक्र को अच्छा करने में बहुत काम करेगी। तो इस प्रकार से हम कर सकते हैं। ये उपाय हैं, ये उपाय ज़रूर काम करेंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता कि ना करें। और थोड़ा सा अच्छे से रहें तो ये उपाय काम करेंगे। अच्छे से रहें मतलब साफ सुथरे कपड़े पहने, इत्र उत्र लगाएं और मेहनत करें, अपना काम करते रहें, तो ये उपाय काम करेंगे। निश्चित रूप से फायदा होगा। कितना फायदा है ये तो कुंडली के हिसाब से पता चलेगा। हाँ। लेकिन फायदा होगा। और
पैसे को लेके किए जाने वाले जो उपाय हैं वो क्या जब दरिद्रता आने लगे तब करना चाहिए? क्योंकि अमूमन होता है ना, हम कुंडली दिखाते हैं और उसके बाद हमें बताया जाता है कि जी ग्रह आपके खराब हैं तो ये उपाय कीजिए। वो क्या जब आर्थिक तंगी शुरू हो जाए, दरिद्रता आना शुरू हो जाए, तब परेशान होके किया जाए, या ऐसे भी सब बढ़िया राजी खुशी चल रहा है तो भी करें? तो भी कर लेना चाहिए, क्योंकि एक बार ग्रह का प्रभाव बुरा शुरू हो गया तो उसे टालना कठिन होगा। एक बार उसके हम नेगेटिव ऑरा में आ गए तो फिर उससे बाहर आना दिक्कत वाला होगा, मुश्किल होगा। तो इसलिए अच्छा यही है कि अगर हमें पता है कि ये वही ग्रह खराब है तो हम उसका उपाय पहले से ही शुरू कर दें। और वो जो लॉटरी से पैसा जिन्हें मिलता है, शेयर मार्केट से पैसा जिन्हें मिलता है, वो तो दिमाग से ही मिलता है ना? हाँ, ग्रह शेयर तो दिमाग का खेल है पूरा। हाँ, वो पूरा दिमाग का ही खेल है। अच्छा, शुक्र को मजबूत करने के अलावा भी क्या धन प्राप्ति के लिए कोई दूसरे उपाय होते हैं? बृहस्पति, लेकिन बृहस्पति आपको कैसे धन देगा? जुडिशरी से धन देगा, लॉ से धन देगा, ब्यूरोक्रेसी से धन देगा, शेयर वगैरह में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेने देगा, टीचिंग से धन देगा, एस्ट्रोलॉजी से धन देगा, लेकिन आपको ये सब शेयर, लॉटरी, ये सब कुछ भी नहीं कराएगा। लेकिन शुक्र कराएगा, राहु कराएगा, और राहु से भी धनार्जन होता है और बहुत अच्छा होता है। तभी तो मैं कह रहा हूँ कि सारे ग्रह ये जो डराने वाले हैं ये बुरा ही फल देते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये बहुत अच्छा फल भी देते हैं। राजयोग के अलावा भी क्या योग होते हैं जिनसे पैसे की प्राप्ति होती है? मतलब हम तो यही सुनते हैं कि जी इसके कुंडली में तो राजयोग बैठा हुआ है, उसके अलावा भी अच्छे योग हैं, वो कौन से हैं? हाँ, राजयोग के अलावा भी बहुत सारे ऐसे योग हैं, क्योंकि राजयोग तो दरअसल बहुत थोड़ी सी कुंडलियों में बनते हैं तो लोग निराश हो जाते हैं, लेकिन और भी योग हैं। अब मान लीजिए बृहस्पति शुक्र एक साथ हैं, बहुत बढ़िया योग है। मान लीजिए बृहस्पति चंद्र एक साथ है, गजकेसरी योग है, बहुत अच्छा बात है। मान लीजिए शुक्र से नवम भाव में चंद्रमा है, बहुत अच्छा योग है, ठीक है। उसके बाद मान लीजिए शनि का नीच का भंग हो रहा है, यानी मेष राशि में है और मंगल से दृष्ट है, बहुत अच्छा योग है। तो ये विपरीत राजयोग कहलाते हैं। ये छोटे छोटे होते हैं, थोड़े समय के लिए आते हैं, लेकिन ये भी बहुत अच्छे फल देते हैं। तो वो जितने टाइम पीरियड के लिए आएंगे उतने समय में ही पैसे की प्राप्ति होगी? हाँ, उसको बचा के रखना होगा फिर। अच्छा। हाँ, नहीं तो जब वो ग्रह गया तो अपने साथ पोटली बांध के ले जाएगा सब। लेकिन राजयोग अगर कुंडली के अंदर है तो वो फिर सदा पैसा देता रहता है। हाँ, ये चीज तो है। राजयोग अगर किसी का है और जितना पावरफुल है, उस व्यक्ति के पास पैसा, प्रतिष्ठा ये उतनी ही अधिक होगी। ज्यादातर लोग आपके पास कुंडली दिखाने या आपसे राय लेने के लिए जब आते हैं तो अधिकता आप किसकी देखते हैं? मतलब क्या स्वास्थ्य के प्रति लोग चिंतित रहते हैं, या जैसे मैंने कहा धन के प्रति चिंतित रहते हैं? ज्यादा परेशानी किस चीज को लेकर है लोगों की? धन। लोग धन को ही सब कुछ समझे बैठे हैं, धन आ जाए। मैंने एक व्यक्ति बोले, ये भी बहुत पुरानी बात है, अब तो चूंकि मैं उस तरह से कुंडली नहीं देखता, मुझे पढ़ाने में ज़्यादा मज़ा आता है, या जैसे आप बात कर रहे हैं ऐसे बात करने में बहुत मज़ा आता है। हाँ। कुंडली देखता नहीं मैं। तो मैंने उनसे पूछा, ये बात होगी कोई 12-13 साल पुरानी, धन में बड़ी कमी आ रही है, बड़ा मुश्किल हो रहा है। मैंने कहा कितना कमा रहे हैं? तो 13 साल पहले 2 लाख रुपए महीना कमा रहे थे। छोटी रकम नहीं है। आज भी नहीं कमा पाते कितने लोग इतना। हाँ, सही बात है। तो मैंने कहा ये कम है। बोले मज़ा सा नहीं आ रहा। मैंने कहा कितने करोड़ों में मज़ा आएगा आपको? हाँ। तो ये लालच है। ये लालच यदि किसी के अंदर है तो अगर ये बुद्ध जनित लालच है, देखिए लालच भी कई ग्रहों से चलते हैं, बुद्ध जनित लालच है, तो एक समय ऐसा आएगा जब ये भी नहीं मिलेगा और वो बिल्कुल सड़क पर आ जाएंगे। अगर ये लालच शुक्र जनित है तो जानबूझकर ऐसा व्यक्ति अपना पैसा उड़ा देगा। ये लालच अगर राहु या शनि की वजह से है तो कहीं गलत इन्वेस्टमेंट करके ऐसा व्यक्ति बहुत भारी नुकसान उठाएगा।
तो ऐसा लालच नहीं रखना चाहिए। देखिए काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार को मना किया है शास्त्र ने, तो उसके पीछे एक बड़ा लॉजिक है, ऐसा ही नहीं है उसको मना कर रहे हैं वो। तो अगर ये लालच इन ग्रहों की वजह से है तो मनुष्य को सावधान हो जाना चाहिए और अपने व्यवहार को परिवर्तित करके जो मिल रहा है उसमें संतोष करें, जो नहीं मिला है उसको पाने की कोशिश करें। धनाढ़ की और धनी की परिभाषा सबकी अलग अलग होती है। मैं अगर आपकी परिभाषा समझना चाहूँ तो असल मायने में धनी आप किसे मानते हैं? मैं भी ना भूखा रहूं, घर से भी ना कोई भूखा जाए। मेरे लिए तो यही है कि आप सेवा कर सके समाज की। सेवा के लिए धन कम है तो लोगों से मांग लीजिए, भिक्षा ले लीजिए, और अपना घर गृहस्थी चल सके और थोड़ा पैसा आप बचा सकें इमरजेंसी के लिए, बस इतना बहुत है। इस परिभाषा के हिसाब से तो मुझे लगता है हमें से ज्यादातर लोग धनी हैं फिर। हाँ, धन की कोई कमी थोड़ी होती है, लालच की कमी, लालच ज्यादा होता है। धन तो लोग कमा सकते हैं और खर्चे इतने बढ़ा दिए। मान लीजिए अब आप रेस्टोरेंट जा रहे हैं, बैठे बिठाए 1,500 2,000 रुपए खर्च कर दिए, क्या हो रहा है उससे? बचा लीजिए। और या हर संडे जाते हैं तो एक संडे चले जाइए। पैसा बचाना, देखिए जो वैश्य समुदाय है उसमें एक बहुत बढ़िया कोटेशन है, जो बचाया सो कमाया, जो मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो बचाना हम सीखें, हम बचाते नहीं हैं। एक कंटिंजेंसी फंड ज़रूर होना चाहिए, लगभग 15 से 25% के बीच में, जिसे हम बैंक में डिपॉजिट कर दें। जो भी स्कीम्स वगैरह हो, ये तो फाइनेंस के एक्सपर्ट्स ही बताएंगे, लेकिन जो भी स्कीम्स वगैरह उसमें वो डिपॉजिट करते रहना चाहिए। वो बुरे काम में भी, बुरे वक्त में भी सपोर्ट करता है और साथ ही साथ आपके घर की जो जिम्मेदारियां हैं उसे निभाने में भी वो सपोर्ट करता है। तो इस तरीके से यदि चलाएंगे अपना घर का खर्च तो निश्चित रूप से लाभ होता रहेगा। और सबसे बड़ी बात क्या है कि संतोष जब होता है तो मनुष्य आगे बढ़ने के लिए सार्थक प्रयत्न करता है, नहीं तो आपाधापी उसके जीवन में बनी रहती है। और अक्सर ऐसे ही लोग गलत काम भी कर बैठते हैं, और गलत काम में आदमी अगर फंसा तो फिर ऐसा फंसता है कि जो भी कमाया था सब गया, रिश्वतों में चला जाता है, घुटने के बल बिठा देता है बुरा वक्त। तो कोशिश यही करना चाहिए, सही तरीके से चलें और संतोष के साथ चलें और हिम्मत के साथ चलें। अब ये जब बुरे कामों में लग जाता है वाली बात आपने छेड़ ही दी है, तो मुझे ये बताइए कि पैसा तो दोनों तरह से आता है। हाँ। मेहनत करके कमा के भी पैसा आता है। हाँ। और रिश्वत की जैसे आपने बात की, धांधली की बात अगर हम कर लें तो वहां से भी धन आता है। तो ये जो बुरे कर्मों से धन आता है, इसके लिए भी कोई ग्रह है जो कारक है कि भाई ये अगर खराब होगा तो बुद्धि फिर ऐसी होनी है? हाँ, राहु शनि का प्रभाव चंद्रमा पे आएगा तो बुद्धि खराब करेगा, या राहु का प्रभाव यदि बुध पर पड़ेगा तो बुद्धि खराब करेगा। यदि किसी कुंडली का बृहस्पति खराब है तो बुद्धि खराब करेगा। और देखिए होता क्या है कि धन तो आ गया बुरे कर्म से, खूब धन आ गया, बड़ा सा मकान बन गया, लेकिन औलाद अच्छी नहीं निकली। आपको वहीं के वहीं असर देखने को मिल जाएंगे। इससे बहुत सारे लोग हैं जो कभी पूछते थे तो मैं उनसे यही कहता था कि हो सकता है आप खुश हो सकता है, ऐसे होंगे नहीं, लेकिन आपकी औलाद खराब निकल जाएगी। आप प्लीज़ इस प्रकार से धन मत कमाइए। नहीं माने, औलाद खराब निकल गई, अब समेटे रहें धन को। बच्चे से बड़ा, संतान से बड़ा, परिवार से बड़ा धन थोड़ी होता है कोई। लेकिन अब कुछ नहीं कर, अब कुछ भी कर पाना संभव नहीं। तो कुल मिलाकर जो ग्रहों की स्थिति है वो ही बुद्धि पर, धन पर, दोनों पर प्रभाव डालती है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि अगर मान लीजिए बुध बृहस्पति बिगड़ गया तो फिर आपकी बुद्धि फेर ही देगा वो, और जहाँ जो नहीं करना चाहिए वो करवा के ही दम लेगा। और अगर चंद्रमा खराब हो गया, चंद्रमा पर दुष्प्रभाव आ गए, तो चंद्रमा ऐसी मानसिकता डेवलप कर देगा कि आप सीधे रास्ते चलना ही नहीं चाहेंगे, छीना छपटी में लगे रहेंगे। किसी भी तरीके से धन आना चाहिए, बस वहीं वो नुकसान करेगा। बजाय इसके
कि हम ये सब सोचें और करें। हम चंद्रमा को मजबूत करें उपाय से, बृहस्पति को मजबूत करें उपाय से, शुक्र को मजबूत करें उपाय से, तो हमारे पास जो धन आएगा वो ईमानदारी का आएगा और उसमें पावर होगी, वो स्टे भी करेगा और साथ साथ हमें सुख मिलेगा, शांति भी मिलेगी। तो वो ज़्यादा बेहतर है। मान लीजिए 10% कम भी आ रहा है, 20% कम भी आ रहा है, लेकिन मतलब हम ठसक के जी रहे हैं, हम डर के नहीं जी रहे हैं। हाँ। तो ये चीज़ आती है। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं ना, अरे अगर पकड़े भी गए तो क्या है, धन होना चाहिए, सब छूट के आ जाते हैं। ये भी थ्योरी जो है समाज में चल जाती है, लेकिन कुंडली में नहीं चलती है। वो एक के बाद एक के बाद एक ऐसी चीज़ें कराती चली जाएगी कि आप बिल्कुल सड़क पर आ जाएंगे, घुटनों के बल बैठ जाएंगे। आप लोग बाहर ज़रूर दिखा रहे हैं कि आप हम तो बड़े भारी ये लगे हुए हैं, आप लीडर हैं या अफसर हैं, लेकिन अंदर हाथ जोड़ते हैं कोहनियों तक के, घुटने के बल बैठ कर चापलूसी करते हैं, तब बचते हैं। तो ऐसी जिंदगी से क्या फायदा है, तो नरक ही जीवन है। हाँ, अब ये आखिरी सवाल कि धन संपत्ति यश कीर्ति सम्मान इन सब के लिए, क्योंकि हम तो जब किसी गुरुजी के पास जाते हैं तो हम तो वही उपाय चाहते हैं, तो कोई ऐसा उपाय, कोई जीवन की पद्धति, कोई मंत्र, कोई दोहा चौपाई, कुछ ऐसा है जिससे इन सब की प्राप्ति हो सके? हाँ, ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चंद्रमसे नमः एक मंत्र ये है। ओम लक्ष्म्यै नमः दूसरा ये मंत्र है। ठीक, रात्रि सूक्त का पाठ करने से धन आता है और ये बहुत कठिन नहीं है, छोटा सा है, इसे 3 बार पढ़ा जाता है एक साथ, और इसको सीख लें और सीख के करें। संस्कृत में पढ़ने में ठीक रहेगा। तो रात्रि सूक्त का पाठ करें और इसके अलावा हनुमान जी तो कष्ट निवारक है ही हैं। उसके बाद अथर्वशीष का पाठ गणेश जी का, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। ये बुद्धि भी सही करता है और बुद्धि खोलता भी है, और साथ साथ जो धन के रास्ते हैं वो भी खोलता है, विघ्न हरता है। धन के मार्ग में जो भी विघ्न आएगा ये उसको हरेंगे। और इसके अलावा ओम शुम शुक्राय नमः का जप करने से, या प्राम प्रीम प्रोम सह शनय नमः, ये वो मंत्र हैं जिनका जप करने से मनुष्य को शांति मिलती है और उसके पास धन आता भी है और रुकता भी है। और जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, आप जिसको भी अपना इष्ट माने उसके सामने बैठ जाएं और उनका नाम लेते 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 10 मिनट के ध्यान में चले जाएं। 10 मिनट का ध्यान सरल नहीं होता, हाँ। लेकिन कोशिश करने से होगा। तो 10 मिनट ध्यान करें, अपने आप सारे रास्ते खुलते चले जाएंगे। वैसे तो मैंने कहा था ये आखिरी सवाल, लेकिन अब ये फिर मेरे मन में आ गया कि 10 मिनट तो दिमाग तो घूमता रहेगा, बहुत लंबा समय है ये, तो क्या वाकई प्रैक्टिस से हो पाएगा? बिल्कुल। अब नाम लेते रहिए अपने इष्ट का और इष्ट के चरणों पर फोकस कीजिए, और साथ ही साथ जो मस्तक का मध्य क्षेत्र है, ये यहाँ पे चीज़ों को, उन चरणों को देखने का प्रयत्न कीजिए। अपने आप एक समय आएगा जब आपका दिमाग इधर उधर भटकना बंद हो जाएगा। समय लगेगा, लेकिन भटकना बंद हो जाएगा, और फिर देखिए कितना सुख है, कितनी शांति है। ये अब मुझे लगता है वो जो चमत्कारिक उपाय था ये सबसे आखिर में हमें मिला है, एंड आई एम श्योर कि हमारे बहुत से व्यूवर्स इसे ट्राई जरूर करेंगे। करत करत अभ्यास से जड़मत होत सुजान जी, बस वही वाली बात है। अब गुरुजी जाते जाते, क्योंकि देखिए मेरे धन तो जो है ना वो मेरे सब्सक्राइबर हैं, तो आप अगर एक बार उनको बोल दें कि चिंतामणि एसकेटी पॉडकास्ट उन्हें सब्सक्राइब करना है तो मेरा फायदा होगा ये। हाँ, नहीं वैसे भी ज़रूरी है, क्योंकि आज की जो बातचीत है, ये बातचीत ऐसी ही और बहुत सारी आप लोग इस चैनल पे बातचीत सुनते हैं, तो चिंतामणि एसकेटी को आपने सब्सक्राइब भी करना है, और इम्पॉर्टेंट जो भी बातचीत है इसे अपनों के भले के लिए से शेयर भी करते रहना है। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। अरे वाह, बस मेरा काम हो गया। बहुत शुक्रिया गुरुजी, आपने इतना समय दिया, और उम्मीद मैं यही करती हूँ कि इन बातों का अनुसरण करके जो हमारे व्यूअर्स हैं बस फिर दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करेंगे। आप भी बहुत खुश रहें, और जितने व्यूअर्स हैं सभी लोग बहुत खुश रहे, धन्य की भी और धान्य की भी। धन धान्य आपके घर में
बढ़े, बना रहे, इस कामना के साथ आप सबको मेरी राम राम।